स्ट्रीम में एडमिशन लेने जा रहे हो, इसका मीन्स आपने यहाँ पर मात्र कितने प्रश्न पत्रों को फेस किया? टोटल आपने 5 प्रश्न पत्रों को फेस किया था। लेकिन अब यहाँ पर आप कितने प्रश्न पत्रों को फेस करने जा रहे हो? 10 प्रश्न पत्रों को फेस करने जा रहे हो। इसका मीन्स क्या हो गया? इसका तात्पर्य क्या हो गया कि एक विद्यार्थी जिसने पूर्व शैक्षणिक सत्र में पूरे शैक्षणिक ईयर में 5 प्रश्न पत्रों की तैयारी की थी, वही विद्यार्थी इस महाविद्यालय स्तर के शैक्षणिक सत्र में आने के बाद में कितने प्रश्न पत्रों की तैयारी करेगा? 10 प्रश्न पत्रों की तैयारी करेगा। आज हम बात करते हैं, मैं आता हूं मेरे भूगोल विषय की, क्योंकि मैं स्वयं भूगोल का एक लेक्चरर और विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं मेरे भूगोल विषय की बात करूंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भूगोल है, मेरा व्यवसाय भूगोल है। तो मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं, मैं मेरे भूगोल विषय की बात करूं, तो भूगोल विषय में 2 प्रश्न पत्र हो गए। मैं उन 2 प्रश्न पत्रों की बात करूं तो प्रथम विषय के रूप में मैं बात करूं कि कौन सा प्रश्न पत्र चलता है। यदि मैं प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं तो उस प्रश्न पत्र का नाम है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। जो विद्यार्थी कुछ बेसिक संक्षिप्त रूप में कक्षा 11 में जो ज्योग्राफी का अध्ययन करके आ रहे हो, वहाँ भी फिजिकल ज्योग्राफी ही चला करती थी। उसी फिजिकल ज्योग्राफी का डिटेल हम बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन करेंगे। और हम बात करें भूगोल के द्वितीय विषय की, तो हमारे पास में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, तो हमारे 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हमारे पास में शामिल है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकंड जो प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है राजस्थान का भूगोल। मैं मुख्य रूप से बात करूं अंक विभाजन की, कक्षा 12, जो कक्षा 12 है उस लेवल पर भूगोल में जो अंक विभाजन था, यानी भूगोल में जो अंक विभाजन था, वो अंक विभाजन किस प्रकार से था? वो अंक विभाजन इस प्रकार से था कि एक छात्र और छात्रा 56 अंक का तो वह थ्योरी का सैद्धांतिक पेपर को वो हल करता था। वहाँ तो उसका कौन सा पेपर चलता था? ये तो उसका कौन सा पेपर था? सैद्धांतिक पेपर था। ये तो सैद्धांतिक जिसको आप थ्योरी बोल रहे हो। वहाँ जो 30 अंक थे वह थे प्रैक्टिकल के, यानी प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोगात्मक विषय के, यानी प्रैक्टिकल के थे। वह उसका जो प्रायोगिक था, मैं ये कह सकता हूँ वह जो उसका प्रायोगिक का प्रश्न पत्र था, उस प्रायोगिक के प्रश्न पत्र के थे। और जो उसके 14 अंक थे वह उसका आंतरिक जो मूल्यांकन होता था, उसको सेशनल मार्क्स भी कहते हैं, जो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड जो होता है वहाँ से भेजते थे। वैसे उसका कुल जो अंक भार था उच्च माध्यमिक स्तर पर, जो कुल अंक भार था, ये कुल अंक भार उसका कितना बैठता था? 100 अंक भार बैठता था उच्च माध्यमिक स्तर पर उस विद्यार्थी का। ये अंक विभाजन है उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल का अंक विभाजन। यदि मैं महाविद्यालय स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल विषय की अंक विभाजन की मैं बात करूं, तो जो हमारे पास में जो अंक विभाजन है, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल के रूप में, वह
75 अंक भार रखेगा अपना। इसी के साथ साथ जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, यह भी राजस्थान का भूगोल 75 अपना अंक भार रखेगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा प्रायोगिक जो कार्य होगा, जो प्रैक्टिकल का जो कार्य होगा, उसका जो अंक भार होगा वह होगा 50 अंक। यानी मैं ऐसे महाविद्यालय स्तर पर कुल में अंक भार की आपसे बात करूं तो कुल अंक भार कितना हो गया? 200 अंक। देखिए आप, जब हमने कंपल्सरी और ऑप्शनल विषय के रूप में हमने मात्र कुल 5 विषय का चयन किया है उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ महाविद्यालय स्तर पर, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह महाविद्यालय स्तर पर है कितने विषय? महाविद्यालय स्तर पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह कंपल्सरी और ऑप्शनल में दोनों की कितने की बात कर रहा हूँ? 10 विषय की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब 5 विषय का अंतर, 5 विषय का अंतर। यानी पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र में आपको उन अतिरिक्त 5 प्रश्न पत्रों के लिए अतिरिक्त सिटिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको उनको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आप इधर आइए, जो हमने एक वैकल्पिक विषय का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक संरचना तैयार की है, आप इस संरचना के बारे में देखिए कि मैंने कहा कि मैं भूगोल का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे भूगोल के जो अंक विभाजन है मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है कि देखो यहाँ भूगोल का अंक विभाजन कितना था? 100, लेकिन यहाँ 200, जस्ट डबल, जस्ट अंक भार डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो विषय चलाया जा रहा है भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, जो उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 में बुक चला करती है, ये इसका अंक भार है 75 अंक, 75 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में जो शामिल था वह था राजस्थान का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इसके बारे में हम बात करें, इसका भी अंक विभाजन कितना था? 75। और यहाँ पर प्रैक्टिकल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का अंक विभाजन था वो कितना था? 50 अंक। तो मैं टोटल अंक जो मार्क्स वेटेज की बात करूँ मैं आपसे, मैं मात्र आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही महाविद्यालय स्तर पर आ रहे हो उच्च माध्यमिक स्तर से, तो विद्यार्थियों के जहान में, दिमाग में एक ही प्रश्न बनता है कि अब हम कॉलेज स्तर में आ चुके हैं, अब हमारा स्टेटस बढ़ चुका है। मैं कहता हूँ बढ़ चुका है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। हाँ, आप कक्षा 12 के बैरियर को तोड़ के आ रहे हो, यानी उच्च माध्यमिक स्तर को छोड़ करके उसको पास करके हम महाविद्यालय लेवल पर आ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आ रहे हो। इसका मतलब आपने अपना कद तो बढ़ाया है, एजुकेशन कद बढ़ा आपका यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी दोहरी हुई है। दोहरी कैसे हुई है? आप कहीं 5 विषय को फेस कर रहे थे, 5 प्रश्न पत्र को फेस कर रहे थे, तो आप यहाँ पर कुल कितने प्रश्न पत्र को फेस कर रहे हो? 10 प्रश्न पत्र को फेस कर रहे हो। अब अपने सामने हम मूल मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या है विषय चयन, जो हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर कैसा है, माध्यमिक स्तर पर कैसा है, हम कैसे विषय का चयन करें। यदि कोई विद्यार्थी इस द्वंद्व में है, इस समस्या में है कि मैं उच्च माध्यमिक स्तर पर जो मैंने वैकल्पिक विषय ले रखा था, कंपल्सरी में तो कोई कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ तो जो चल रहे हैं वो आपको लेने ही लेने हैं, ये तो आप सभी को ही पढ़ना है, चाहे वो बच्चा यानी आर्ट्स स्ट्रीम में बैठा हो, चाहे वो बच्चा साइंस स्ट्रीम में बैठा हो, चाहे वो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में बैठा हो, वो ये तो आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये वैकल्पिक विषय के रूप में मैं चयन की बात करूं
तो वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में आप चाहे उधर से सिविल सर्विसेज की बात कर लीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो इसकी एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, चाहे आप UPSC की बात कर लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की, जिन विद्यार्थियों ने UPSC और RPSC को फाइट किया है उन मैक्सिमम विद्यार्थियों ने उसी विषय को वेटेज दिया है जो विषय अपना प्रतियोगिता के इस दौर में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उन विषयों में यह भूगोल विषय है जो रिलेटेड साइंस है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी विषयों का जनक विषय है ये ज्योग्राफी। तो इस भूगोल की मैं इस वर्तमान दौर की बात करूं, भूगोल विषय अति महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल है। और अति महत्वपूर्ण यदि विषय के रूप में यह विषय शामिल है, भूगोल जैसा एक विषय शामिल है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से कभी भी वंचित नहीं होना है, आपको इस अवसर से कभी भी वंचित नहीं होना है। जब भी आप महाविद्यालय स्तर पर विषय का चयन करें तो भूगोल विषय को तो आप वैकल्पिक विषय के रूप में अवश्य चुने ही चुने। क्यों? क्योंकि वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में आप किसी भी स्तर का, चाहे आप RAS का देख लो, चाहे आप स्कूल लेक्चरर का देख लो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का देख लो, चाहे आप पटवार का देख लो, चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सचिव का देख लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस का देख लो, चाहे आप सांख्यिकी अधिकारी का स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का देख लीजिएगा, यानी किसी भी आप स्तर की बात करिए। राजस्थान में 2 ही एजेंसी एग्जाम करवा ली, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर। आप किसी भी स्तर के एग्जाम के बारे में बात कर लीजिएगा, आप उस प्रश्न पत्र को, चाहे वो आपसे संबंधित है चाहे वह प्रश्न पत्र आपसे संबंधित नहीं है, आप उन प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों का अवलोकन करिए और आप भूगोल विषय के प्रश्नों को अलग से देखिए, उस वेटेज में शामिल करिए। आपको जो मैक्सिमम वेटेज मिलेगा GK GS जैसे सब्जेक्ट के विषय में, तो आपको वह ज्योग्राफी विषय ही मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय की डिमांड है, और कला वर्ग में तो विशेष डिमांड है भूगोल की। मुख्य रूप से हम बात करें तो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में फिजिकल ज्योग्राफी की और द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में राजस्थान का भूगोल की। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा है क्या। अब हम बात ये कर लेते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारा जो विषय है ज्योग्राफी, हम उस ज्योग्राफी पर आ रहे हैं। इसको हमारे को जो ये 75 अंक के जो सैद्धांतिक जो थ्योरेटिकल पेपर हैं, इस थ्योरेटिकल पेपर की तैयारी किस प्रकार से करनी है, कैसे ये तैयारी करनी है, इस तैयारी को गति कैसे देनी है। तो गति देने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने इन विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाई है। क्या? कि हमारे पास में जो भूगोल विषय आया था, कौन सा विषय आया था? जो भूगोल जो वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल था, तो हमने इस भूगोल विषय को कितने प्रश्न पत्रों में बांटा था? एक तो था अपने पास में कौन सा प्रश्न पत्र? प्रथम प्रश्न पत्र था। एक तो हमारे पास में प्रथम प्रश्न पत्र था। दूसरा हमारे पास में कौन सा प्रश्न पत्र था? द्वितीय प्रश्न पत्र था, यानी सेकंड जो प्रश्न पत्र था, यानी ये यहाँ पर सेकंड प्रश्न पत्र था। तो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, यानी हम भौतिक भूगोल की बात कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हम किसको शामिल कर रहे थे? राजस्थान का हम भूगोल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये दो हम आगे बढ़ाए तो ये जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे प्रथम प्रश्न पत्र हो, चाहे भौतिक भूगोल का हो, और चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का हो, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये प्रत्येक प्रश्न पत्र है, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र अर्थात आप इसको पेपर भी बोल सकते हैं,
प्रत्येक प्रश्न पत्र या पेपर किसमें विभाजित होता है? खंडों में, यूनिट्स में, खंडों में विभाजित, खंडों में विभाजित होता है। यह खंडों में विभाजित है। मुख्य रूप से बात करें, अब खंड क्या होते हैं? खंड क्या होते हैं? खंड किस प्रकार से हैं? तो मैं आपसे बात करूं कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको शैक्षणिक रेस को विन करना है, विनर बनना है, तो आपको उसी ही दायरे में दौड़ना होगा जो आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम है। मैं उसी पाठ्यक्रम की, उसी सिलेबस की आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस पाठ्यक्रम के बारे में, जिसको हम किस में बांट रहे हैं? खंडों में बांट रहे हैं। मैं उसी पाठ्यक्रम की आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी इस यूनिवर्सिटी लेवल और महाविद्यालय स्तर पर, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र को कितने खंडों में बांटा गया है? मैं मात्र बात ये कर रहा हूँ, मेरा विषय भूगोल की, यानी प्रथम प्रश्न पत्र को भी कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। और द्वितीय प्रश्न पत्र को भी कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। ये 3 खंड हैं। इसका मतलब 3 खंड में होगा क्या? 3 खंड में ये होगा का पहले वाला जो खंड होगा, यानी जो प्रथम खंड है, मैं यहाँ पर उसको अप्लाई को यहाँ कर लेता हूँ कि जो मेरे पास में कौन सा खंड है? जो प्रथम खंड है। इस प्रथम खंड को मैं किस रूप में संबोधित कर रहा हूँ? मैं इस प्रथम खंड को किस रूप में संबोधित कर रहा हूँ? ए खंड या कौन सा सेक्शन? ए सेक्शन के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है। इस खंड में मेरे को कितने प्रश्न मिलेंगे? मेरे को 3 प्रश्न मिलेंगे। यानी इस ए खंड में मेरे को कितने प्रश्न मिलेंगे? 3 प्रश्न मिलेंगे। आप सुनिए, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका प्रश्न पत्र का जो निर्माण जिस तरीके से होता था, पैटर्न जो था, वो उच्च माध्यमिक स्तर पर कुछ और ही था, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर कुछ आपका जो पाठ्यक्रम जो है निर्धारित, उस जो प्रश्न पत्र का जो निर्माण होगा वो उससे काफ़ी अलग हट करके होगा। किस प्रकार से होगा वो देखिए। जो आपका प्रथम खंड में जो 3 प्रश्न आएंगे और ऑर्डर ऑफ प्रथम क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूँ प्रथम प्रश्न की, यानी प्रथम खंड में जो 3 प्रश्न आएंगे, इस प्रथम खंड के जो 3 प्रश्नों का कौन सा क्रम? 1 नंबर का जो प्रश्न होगा, जो पहला प्रश्न होगा, वो पहला प्रश्न 2 भागों में विभाजित होगा। 2 भागों में विभाजित होगा, यानी इस प्रश्न के कितने भाग होंगे? 2। एक तो होगा ए भाग के रूप में और एक होगा द भाग के रूप में। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? वेटेज मार्क्स क्या होगा? जो प्रत्येक प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न है ज्योग्राफी के जो प्रत्येक जो प्रश्न है उसका अंक भार क्या होगा? उसका अंक भार होगा कितना अंक? 15 अंक का होगा। तो मैंने इस प्रथम प्रश्न को कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में तोड़ दिया। इसका मतलब 7.5 अंक का तो कौन सा खंड होगा? इस प्रथम प्रश्न का ए, और 7.5 अंक का इस प्रथम प्रश्न का ब खंड। कुल मिला के इसका जो अंक भार हमारे पास में बैठ रहा है वो कितना अंक हो गया? वो 15 अंक हो गया। 15 अंक का हो गया। अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब इसमें होगा क्या? प्रथम खंड में क्या आएगा? पहले प्रश्न के प्रथम खंड में क्या आएगा? प्रथम खंड का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न के हमने 2 खंड बना दिए, एक ए खंड, दूसरा ब खंड। इसका मतलब ए खंड कितने अंक का? 7.5 अंक का। इसे पहले प्रश्न का ब खंड कितने अंक का? 7.5 अंक का। आएगा क्या? यहां तो आएंगे बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन चूज वाले बहुचयनात्मक प्रश्न। और यहां आएंगे मानचित्र के प्रश्न। मानचित्र
यानी मैप के प्रश्न, मैप के क्वेश्चन कि आप विश्व के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में आप मानचित्र की क्या जानकारी रखते हो, आपको क्या जानकारी है या नहीं है। क्योंकि ये बात मैंने आपको विषय स्टार्ट करने से पहले भी समझा दी है। क्या समझाया है कि भूगोल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। भूगोल को हम ऑन स्पॉट ऑन फील्ड जाकर के ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल विषय है और प्रैक्टिकल विषय के साथ साथ इसमें जो प्रथम खंड में जो प्रथम प्रश्न का स्ट्रक्चर होगा वह इस प्रकार से होगा, जिसमें कितने प्रश्न आएंगे, जिसमें कितने प्रश्न आएंगे। इस प्रथम प्रश्न के ए खंड में कितने प्रश्न मिलेंगे हमारे को, यानी उसमें प्रश्न अपने को 5 करने हैं, यानी 5 प्रश्न। कुल प्रश्न कितने करने हैं इस ए खंड में? 5 प्रश्न अपने को करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं और 5 स्थान ही, 5 स्थान या 5 तथ्य, मैं ये कह सकता हूं कि 5 तथ्य मानचित्र में ट्रेस करने हैं। मानचित्र में क्या करना है? ट्रेसिंग करना है, भरना है उनको, यानी मानचित्र में पूर्ति फिलअप करना है, यानी पूर्ति करनी है अपने को मानचित्र के से। ठीक है, इसका मतलब कुल प्रश्न कितने हो गए, यानी कुल पहले वाले ए खंड में, यानी प्रथम खंड का प्रथम प्रश्न में ए खंड और बे खंड। ए खंड कितने अंक का? 1.5 अंक, 7.5 अंक का। बे खंड कितने अंक का? 7.5 अंक का। मैंने अभी आपको क्या बोला कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। इसका मतलब 7.5, 7.5, 15 अंक, तो प्रश्न कितने आएंगे? प्रश्न 10 आएंगे। इसका मतलब 10 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न का अंक भार है वो अंक भार कितना है? 15 है। इसका मतलब प्रश्न तो 10 ही मिले, 5 स्थान तो हमारे को मानचित्र में पूर्ति करने हैं और 5 का बहुचयनात्मक ए, बे, से, द में से एक कोई ऑप्शन का चयन करके और हमारे को उस जो आंसर शीट है, जो उत्तर पुस्तिका है, जो हमारी जो कॉपी है, उसमें हमारे को उसको यानी मानचित्र लगाकर उसमें फिलअप करना है और ऑप्शन का चयन करना है। मीन्स हमारे पास में अंक कितने हो गए? 15। तो इस प्रथम खंड के प्रथम प्रश्न में 5 प्रश्न ही तो ए खंड से मिले, जिसका अंक वेटे था 7.5, और यहाँ से कितने मिले? 7.5 ये मिले। इसका मीन्स ये हो गया कि एक प्रश्न का अंक भार कितना होगा? 1.5 अंक होगा, यानी 1.5 अंक। इसका जो अंक भार होगा वो कितना होगा? 1.5 अंक का एक प्रश्न होगा। तो कुल प्रश्न कितने करने हैं हमारे को? प्रश्न करने हैं 10। एक प्रश्न का वेटेज क्या होगा? एक प्रश्न का वेटेज होगा 1.5 अंक। कुल प्रश्न कितने करने थे? 10। उन 10 प्रश्नों के कुल अंक कितने होंगे? 15। अब ये भी सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक नोट डाल के आपको बता रहा हूँ। नोट क्या डाल रहा हूँ? नोट ये डाल रहा हूँ। इतना बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपके उच्च माध्यमिक स्तर पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है प्रश्न पत्र का, महाविद्यालय स्तर पर ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका मीन्स नोट क्या है कि प्रथम प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य है। अब आप उसमें ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि साहब इस पहले वाले ऑप्शन वाले में मेरे को तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, ए, बे, से, में से मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब नहीं आ रहा, तो आपके उतने अंक कम होने के बाद में उसी में से आपकी मार्किंग होंगे और आपको अंक मिल जाएंगे। आप ये कहे कि साहब मेरे को तो मैप की जानकारी ही नहीं है, मैं मैप की फिलअप नहीं करूँगा, उसकी पूर्ति नहीं करूँगा, तो मत करिए आप। उसका अंकों का आपका निर्धारण नहीं होगा वहाँ पर। आपके मानचित्र को वहाँ क्रॉस कर दिया जाएगा, नहीं भरोगे तो खाली मानचित्र को, ब्लैंक मानचित्र को, और उसके
अंकों का आपका कुल योग में उसका अंक का भार नहीं, वेटेज नहीं जुड़ेगा। इसका मीन्स जब तक किसी भी भूगोल के विद्यार्थियों को मानचित्र की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से नहीं है तो हम उस विद्यार्थी को पूर्ण भूगोल में पारंगत यानी ज्ञान का विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं। तो थ्योरेटिकल अनुभव के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ हमारे को मानचित्र का ज्ञान और प्रायोगिक जो हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भूगोल एक प्रयोगात्मक विषय के रूप में हमारे सामने एक साबित विषय है। मुख्य रूप से हम बात करें, आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, आज की क्लास में जो आपसे मैं बात करने जा रहा हूं वह द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में मैं संबोधित करूं तो राजस्थान का भूगोल है। आज हम हमारे मुद्दे पर आते हैं। अभी तक तो मैंने आपको, क्योंकि आप उच्च माध्यमिक स्तर से आप यानी महाविद्यालय स्तर पर आ रहे हो, इस कारण से वहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं था। मैंने ये सामान्य से आपको एक विषय की जानकारी से आपको अवगत करवाया है कि आप आगे जाकर के इस प्रकार की गलती नहीं कर सके। अब मैं हमारे मूल विषय जिसके बारे में हमारे को पढ़ना है, मैं उन विषय पर आता हूँ। वह हमारा विषय है राजस्थान का भूगोल। वह विषय है हमारा राजस्थान का भूगोल। यह है हमारा राजस्थान का भूगोल विषय है। मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि राजस्थान का भूगोल जो विषय है ये कौन सा प्रश्न पत्र है हमारे भूगोल विषय में। यह हमारे भूगोल विषय में कौन सा प्रश्न पत्र है? द्वितीय, यानी जो हमारा ये प्रश्न पत्र है ये द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में संबोधित है, यानी हम इसकी द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब इसे को 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे खंड विभाजन की, यानी मैं बात करूँ आपसे तो ये बात आती है मेरे पास में खंड विभाजन की। यदि मैं खंड विभाजन की आपसे बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने खंड हैं, 3। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो मैं बात करने जा रहा हूं प्रथम खंड की। प्रथम खंड को हम किस रूप में संबोधित कर रहे हैं? ए खंड के रूप में, ठीक है ना, ए खंड के रूप में। तो ए खंड में हमारे को क्या क्या पढ़ना है? मैंने कहा था ना कि प्रत्येक खंड में से अपने को प्रश्न मिलेंगे प्रश्न पत्र में। तो हम ए खंड में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य। क्या भौगोलिक तथ्य? राजस्थान की भौगोलिक संरचना, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, इसी को मैं आगे बढ़ाऊं उच्चावच रिलीफ, इसी को मैं आगे बढ़ाऊं राजस्थान का अपवाह, यानी राजस्थान का ड्रेनेज, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो हमारे पास में है प्राकृतिक वनस्पति, यानी नेचुरल वेजिटेशन। इसी के साथ में
आगे बात करूं तो है मृदा। अब मृदा के बारे में